What's up everyone? Welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले अपने पास एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों विश्वास मानो 10 से 15 मिनट का ये पूरा चैप्टर है और इतने आसान तरीके से आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो हो जाती है आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को टिल एंड तक देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? दोस्तों इन्वायरमेंट एक ऐसी सराउंडिंग होती है जहां पर हम अपनी लाइवलीहुड को रन करते हैं और उस एटमॉस्फेयर को जिसमें हम रहते हैं उस पूरे वातावरण को क्या बोला जाता है? एनवायरमेंट बोला जाता है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल रिसोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस विच सराउंड अस। ये उन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस को जोड़कर बनाया जाता है जो कि हमारे सराउंडिंग में पाई जाती है, जिसमें इंक्लूड होती है दो चीजें, बायोटिक और एबायोटिक। दोस्तों मैं बता दूं, बायोटिक चीजें वो होती हैं जो कि लिविंग होती हैं, जैसे आपके एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, ये सब। और एबायोटिक वो होती हैं जिनमें नॉन लिविंग एलिमेंट पाया जाता है, जैसे एयर है। क्या एयर मतलब कोई लिविंग एलिमेंट है? नहीं। वाटर की बात करें, फायर की बात करें, लैंड की बात करें, ये सारे कहलाते हैं एबायोटिक। तो यानी हमारे एनवायरनमेंट में बायोटिक और एबायोटिक दोनों का मिक्सचर पाया जाता है। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में ना ये क्वेश्चन आ जाए कि बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है, तो थोड़ा एग्जांपल याद रखना। बायोटिक वो होती हैं जिनमें नेचुरल प्रोसेस होती है, नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब बायोटिक हो गए जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से जन्म लेते हैं। और दूसरे जो एबायोटिक होते हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से जन्म लेते हैं, बल्कि वो एक मतलब एक संसार की उत्पत्ति है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, इसे इंसान नहीं बना सकता, ये नेचुरल मेड चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं? सबसे पहला, एनवायरनमेंट हमारे लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। एक बात बताओ, हमारे घरों में फर्नीचर होते हैं, हमारे यहाँ पर कार्स होती हैं, स्टील वगैरह, ये सब कहाँ से बनती है? ये सब नेचर ने दिया है, ये इंसानों ने तो इसको मोल्ड करके एक मतलब चीज बना दी है। बट इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है? भाई रॉ मटेरियल कोई पैदा नहीं कर रहा है, बल्कि ये हम अपनी नेचर से उठा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि एनवायरनमेंट हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन के लिए। नंबर 2, ये एब्जॉर्व करता है वेस्ट को। एक बात बताओ, हम लोग जो भी टॉयलेट वगैरह करते हैं, देखो थोड़े से वैसे मैं वर्ड यूज करूं जिससे आपको समझ आ जाए, ये सब कहाँ जाता है? भाई ये सब एनवायरनमेंट एब्जॉर्व कर लेता है। भाई नदी नाले सीवर वगैरह कहीं पर जाके तो रुकते होंगे, कहाँ जाके रुकते हैं? बड़े बड़े नदी नालों में, और वहां से वो पानी एब्जॉर्व कौन कर लेता है? एनवायरनमेंट एब्जॉर्व कर लेती है। और इस एनवायरनमेंट में सबसे बड़ी बात की लाइफ पाई जाती है। वरना मंगलयान पे चले जाओ, प्लूटो पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, सैटर्न पे चले जाओ, क्या कहीं पर वो है, लाइफ है? नहीं है। सिर्फ हमारे अर्थ के जो एनवायरनमेंट है उस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। नंबर 4, इट प्रोवाइड एस्थेटिक रिसोर्सेज। अच्छा, एस्थेटिक रिसोर्सेज का मतलब जानते हो क्या होता है? एस्थेटिक रिसोर्सेज का मतलब होता है वो, जैसे हवा हो गया, आग हो गया, इस टाइप के रिसोर्सेज जिनको हम खुद इन्वेंट नहीं कर सकते हैं, वो भी हमने किससे वो हमें किसने दिए? एनवायरनमेंट ने दिया है। तो ये थे हमारे फंक्शन। मैं रिपीट करता हूँ फंक्शंस। ये हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, ये हमारे वेस्ट को एब्जॉर्व करता है, इसमें लाइफ होती है, और ये प्रोवाइड कराती है हमारे एस्थेटिक रिसोर्सेज को। ठीक है, अब है एनवायरमेंटल क्राइसिस। अब आप जानते हो कि हम लोगों ने एनवायरनमेंट के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया। हम इतने सारे पॉलीबैग्स वगैरह जलाते हैं, हम इतना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसके चलते एनवायरनमेंट क्या होता है? अफेक्ट होता है। अब देख लो, कोरोना वायरस के टाइम पर जब लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम आप देखो भाई साहब, दूर दूर से, पंजाब से आपको भाई साहब माउंटेन नजर आने लगा था, दूर दूर के व्यू क्लियर हो गए थे, नदी नालों का जो पानी है वो इतना साफ हो गया था, अंदर की मछलियां नजर आ रही थी। तो वही बात है ना कि जब हम नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो नेचर हमारे साथ भी खिलवाड़ करता है। लेकिन उन दिनों पर हमने रियल ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में जाना, यानी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। ये तो हम जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से हम उसको पॉल्यूटेंट मतलब गंदा करते जा रहे हैं। जानते हो फॉरेन में, मैं आपको बताता हूँ, फॉरेन की नदियाँ जो और नाले होते हैं ना, वो नदी नाले नहीं लगते हैं, वो ऐसा लगते हैं जैसे इसमें डॉल्फिन घूम रही हो, मछलियाँ निकलती हैं। और हमारे यहाँ पे नदी नालों में आज तक तुमने डॉल्फिन देखी है? नहीं देखी होगी निकलते हुए। क्यों? क्योंकि इतने पोल्यूटेंट में कोई भी मतलब जीव जंतु जिंदा रह ही नहीं सकता है। तो ये हमारे साथ कुछ एनवायरनमेंट क्राइसिस चल रही है। क्या होता है एनवायरनमेंट क्राइसिस? जब हम रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा एक्सट्रैक्ट मतलब ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं, जितनी वो जनरेट नहीं कर पाता। लेट सपोज कि हमारी इंडिया की 138 करोड़ की आबादी, अब 138 करोड़ की आबादी को स्टील और आयरन की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। कोल की ज़रूरत है? हाँ ज़रूरत है। अब जब इसको रिसोर्सेज मतलब जो एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट से निकालते हैं, तो दोस्तों हम इतना ज़्यादा निकाल देते हैं, जितना एनवायरनमेंट जनरेट नहीं कर पाती, जितना बना नहीं पाता, उससे ज़्यादा हम उसको निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस आना शुरू हो जाती है। भाई आज की डेट में पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा क्यों हुआ है?
रीज़न है एक्सेस डिमांड। जब भी डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस बढ़ानी पड़ जाती है, क्योंकि उतनी सप्लाई हो नहीं रही है, यानी हम अपने रिसोर्स का फुल्ली एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं जितना जनरेट नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से एक दिन ऐसा आएगा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, यानी इन्वायरमेंटल क्राइसिस आएगी। तो वही लिखा हुआ है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस कब होती है? जब हम रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन ज़्यादा करते हैं रिसोर्सेज के जनरेशन से, या फिर हम जनरेशन ऑफ वेस्ट बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं जितना एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इतना ज़्यादा कूड़ा करकट फैलाते हैं कि एनवायरनमेंट देखो एब्जॉर्ब तो कर लेगी, लेकिन यार हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। आप ये थोड़ी कि बोतल वगैरह हो गए, प्लास्टिक की चीज़ें समुद्र में फेंक रहे हो, अल्टीमेटली जीव जंतु खाएंगे, उनकी तो मृत्यु हो जाएगी ना। तो यानी हम वेस्ट बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, इतना एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इन दोनों कारणों की वजह से जो क्राइसिस आती है उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस। इसकी वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है, बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलने शुरू हो जाते हैं, ओजोन डिपल्शन हो जाती है, जो सनलाइट होती है वो डायरेक्टली धरती पर आती है, जो उसके अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारे ओजोन लेयर को छेदती हुई अंदर आ जाती है और इतनी गर्म होती है जिससे स्किन कैंसर हो जाता है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाढ़ आने की समस्या शुरू हो जाती है। ओवर मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, ये बात तो सही है कि भाई हम अपने रिसोर्स को बहुत ज़्यादा ओवर मिसयूज करते हैं। इसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, भाई साहब हम इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो जाते हैं। अब एक बात बताओ, दिल्ली के अंदर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दिल्ली रेड जोन पे आती है कि भूकंप के मामले में अगर कल को तेज भूकंप आएगा तो दिल्ली पूरा बर्बाद हो जाएगा। सोच के देखो कि दिल्ली पहले तो ऐसा नहीं था, क्यों आखिर दिल्ली को रेड जोन में डाला गया? रीज़न उसके पीछे ये है कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हो गया, लोगों ने मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इतनी बना ली कि एक पर्टिकुलर जगह पर इतना ज़्यादा वजन हो गया तो नीचे की जो प्लेटें वो खसकना तो बिल्कुल बनता ही बनता है। तो इसीलिए जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पर दिल्ली के अंदर 8 भूकंप आए थे 1.5 महीने के अंदर, 8 भूकंप। ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ी त्रासदी होने वाली है। अब देखते हैं वो कब होगी, लेकिन फिलहाल ये सब क्या हो रहा है? हम एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके चलते फिर एनवायरनमेंट को मजबूरन वो काम करने पड़ जाते हैं। डिमांड इज मोर देन सप्लाई। अब भाई जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो डिमांड तो ऑब्वियस सी बात है होगी, और इतनी सप्लाई हम कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सारे थे हमारे इन्वायरमेंटल क्राइसिस। अब किस तरीके से हम इसको डील करते हैं, कैसे इन चैलेंजेस को फेस करते हैं इंडियन एनवायरनमेंट को, वो हम पढ़ते हैं। राइट साइड पे टॉप पे देखो, चैलेंजेस टू इंडियन एनवायरनमेंट। सबसे बड़ा है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि जब हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है तो इससे जो हमारी लैंड की फर्टिलिटी है या फर्टिलिटी रेशियो है वो डिक्लाइन हो जाती है, उस पर कोई भी फसल उगाओगे वो ढंग से काम नहीं करेगी। जैसे हम इतना पोल्यूशन फैला रहे हैं, ठीक है, आज की डेट में हमारे पास पेट्रोल की कारें हैं, डीजल की कारें हैं, इनसे क्या निकलता है? पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। अब हम बाकायदा इसकी सर्विस वगैरह टाइम पे नहीं करवाते हैं तो पोल्यूटेंट्स ज़्यादा निकलता है, एनवायरनमेंट में वो ऊपर जाते हैं, ऊपर फिर वो क्या होता है, रेन जब बरसात होती है तो एसिड रेन होती है। अब जिस जगह एसिड रेन होगी, जिस खेत के ऊपर होगी, भाई साहब वो खेत तो इनफर्टाइल हो जाएगा, तो सॉइल का डिग्रेडेशन हो जाएगा। ये सबसे बड़ा ये खामी है। नंबर 2 पोल्यूशन, और आप जानते हो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि दिल्ली में तो ऑड इवन का भी केस चलता है। भाई साहब दिल्ली में अगर आपको कार ले आनी तो आपकी नंबर प्लेट अगर ऑड है तो TTS ले जाओ, और अगर इवन है तो MWF ले जाओ, ताकि मार्केट में रश कम हो। मैं देख सकता हूं कि अभी मैं आपको लेटेस्ट डेटा बताता हूं, इंडिया के अंदर टॉप 3 सेलिंग कारों के अंदर जैसे मारुति वैगनार आ गई, स्विफ्ट आ गई, बलिनो आ गई। ये 3 कारें इतनी ज़्यादा दबा के बिकती हैं और तीनों पेट्रोल में है। CNG किट इंस्टॉल नहीं आती, अलग से लगवानी पड़ती है। अब एक बात बताओ, पेट्रोल वेरिएंट है और एक महीने में, अभी मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, बलिनो कार की जो सेल है वो 22,000 यूनिट्स है एक महीने की। सोचो 22,000 यूनिट एक महीने के, पूरे साल में कितने हो गए? मल्टीप्लाई कर लो 24 से। इतनी गाड़ियाँ सड़क पर आ रही हैं तो सोचो ट्रैफिक जाम होगा, बिल्कुल होगा, पोल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा। तो जब इतनी गाड़ियां प्रोडक्शन हो रही है, हर बंदा अपनी एक कार चाहता है, जबकि 60 लोग एक बस में आ सकते हैं, लेकिन 60 लोग 60 कारें लेकर आएंगे तो बताओ जाम होगा, पेट्रोल की कंजम्पशन होगी, मतलब कुल मिला के पोल्यूशन होगा ही होगा। कोई समझता ही नहीं ना इस बात को। दिक्कत तो यही है, सबको अपनी सेपरेट लग्जरी चीज़ चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मेट्रो की सुविधा है, कार आप बस में जाओ तो क्या होगा कि रश कम से कम होगा, पोल्यूशन कम से कम, लेकिन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस अपना फायदा पहुंचना चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे होता है? जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो जब कोई केमिकल रिएक्शन करवाती है तो उससे निकलता है धुआं। अब वो धुआं क्या होता है? चिमनी के थ्रू ऊपर एवापोरेट कर दिया जाता है। भाई ऊपर तुम उड़ा रहे हो,
कल को वो बारिश के थ्रू नीचे तो आएगा या ऊपर बड़े बड़े बादलों में बन जाएगा, जो भी वो बादल जहां भी जाएंगे वहां एयर पोल्यूशन करेंगे। बट कोई समझता ही नहीं इन बातों को। मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉइल वेस्ट, कोई भी मैनेजमेंट नहीं है फ्रेश वाटर का और सॉइल का। वाटर की तो अगर हम बात करें तो भाई साहब सच बोलूं तो वाटर तो भाई ऐसा हो गया है कि आज की डेट में हमारे पास सिर्फ टोटल पानी में से 3% पानी है जो पीने लायक है, बाकी पूरा खारे जिसे हम नहीं पी सकते हैं। तो इतने सारे चैलेंजेस है, लेकिन फिर भी मेरा भारत महान। आ जाओ अब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करते हैं। ठीक है, डिग्रेडेशन मतलब होता है कम होना। इसके क्या कॉजेज है, आखिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता क्यों है? सबसे पहला है हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि जो पोल्यूशन लेवल है वो हम बढ़ाए जा रहे हैं। दूसरा है इंक्रीज अर्बनाइजेशन, लोग गाँव से शहर में पलायन कर रहे हैं, जिसके चलते शहर के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखो कोई बुरा नहीं मानना, जस्ट एग्जाम्पल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जो सच है वो बता रहा हूँ। दिल्ली के अंदर, यूपी के, बिहार के इतने सारे लोग आ चुके हैं। सोचो अगर वो अपनी स्टेट में रहकर काम करते तो कितना अच्छा होता, लेकिन एक जगह पर इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया है जिसके चलते अर्बनाइजेशन बढ़ गया, पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नंबर 3 रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रीज है वो इतनी ज़्यादा सेटअप होती जा रही है जिसके चलते पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पॉवर्टी, गरीबी बढ़ रही है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन रेट, और भाई पॉपुलेशन रेट में तो आप जानते हो इंडिया नंबर 1 है, कुछ करे ना करे लेकिन पॉपुलेशन बढ़ाए बिना तो मन ही नहीं करता है। नंबर 4 इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। आज की डेट में हम इतने ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं कि हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि हम ट्रेडिशनल आउटलुक को ही अपनाएं, हम मॉडर्न आउटलुक को अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि हाथों पे मेहनत ना पड़े, जाओ मार्केट से इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खरीद लो, पौधों में डालेंगे और अच्छे से पौधे उगाएंगे। अल्टीमेटली क्या होता है कि जो पौधा, अगर आपने एक लिमिट से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड डाल दिया, पौधा पूरा खराब हो जाता है। तो कुछ चीज़ें ना पुरानी ही अपनानी चाहिए, वही सबसे बेस्ट होता है। कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, लेकिन नहीं भाई, हम तो वही है ना, वी आर इंडियंस, ऐसी नहीं मानेंगे। मैसिव ओवर यूज़ ऑफ एनवायरनमेंट, भाई सब जब तक एनवायरनमेंट जवाब ना दे तब तक उस बेचारे को चूसते रहो चूसते रहो चूसते रहो। तो हम मैसिव यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट का। मिस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब हमें भगवान ने ट्री दिए हैं, किस लिए दिए हैं? ताकि आप उससे छाया लो, उससे फल लो, लेकिन हम फर्नीचर बनाने में उस ट्री को काट देते हैं। अब बाद में वो ट्री भी नहीं बचता और ना फल फूल मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता, बाद में बस एक फर्नीचर बन के रह जाता है। क्या उसकी इतनी ज़रूरत है हमें? क्या फर्नीचर के लिए हम लोहे का यूज़ नहीं कर सकते? क्या ज़रूरी कि हम लकड़ी की चीज़ें खरीदें? सोचो ना, दिमाग से सोचो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा कि हम लोगों ने ही एक जो ट्रेंड चलता आ रहा है हम उसी को फॉलो करें और पेड़ों की कटिंग करें खूब ज़्यादा। चलो ये सब है हमारे पास एनवायरमेंटल के डिग्रेडेशन के कॉजेस। राइट साइड में बात करते हैं इसको कैसे कंट्रोल करना है। सबसे पहला है पॉपुलेशन कंट्रोल, जो हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि भैया हमें अपनी कैपेसिटी दिखानी होती है तो पॉपुलेशन कंट्रोल होनी नहीं है। नंबर 2 पॉल्यूशन कंट्रोल, चलो भाई अच्छी बात है, पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो, पॉल्यूशन कंट्रोल कर लो, एनवायरमेंटल डिग्रेड होने से बच जाएगा। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को दूर कर दो। ऐसा लगता है ये सारे पॉइंट नाम के हैं, काम के नहीं। क्रिएशन अवेयरनेस प्रोग्राम की, अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करो। मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो मतलब डंग वगैरह जो हम लोग फैलाते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज होना चाहिए, अर्बन एरिया को ज़्यादा डेवलप करें क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। सूटेबल पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और इस तरह से पैटर्न अपनाओ इकोनॉमिक ग्रोथ का कि हर इंडस्ट्री या कह लो हर इकोनॉमी जो है ग्रो अप करे। तो ये चीज़ें थी कि किस तरह से हम एनवायरमेंटल को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों इस वाले स्लाइड से ना बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एनवायरमेंटल क्राइसिस पे क्वेश्चंस आते हैं और इसको कैसे कंट्रोल करें इस पे से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए ध्यान से इन 2 क्वेश्चनों को पढ़ते हुए चलना। इसके बाद हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? देखो ऐसे काम करने के तरीके जिनसे वो फ़ायदा फ्यूचर की जनरेशन भी उठा सके। आज की डेट में हम पेट्रोल कारें बना रहे हैं, ठीक है, दबा के बना रहे हैं। अब पेट्रोल की कंजम्पशन क्या होगी? ज़्यादा। ऐसा आएगा एक दिन कि भाई पेट्रोल खत्म हो जाएगा और फ्यूचर जनरेशन को ऐसा लगे पेट्रोल पता नहीं कौन सी बला हुआ करती थी उस टाइम पे। तो ऐसे में यही चीज़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। इसलिए टेस्ला मोटर्स इंडिया में आने वाली जो इलेक्ट्रिक कारें लेकर आएगी, जिससे पेट्रोल की कंजम्पशन थोड़ी सी कम हो जाएगी और पेट्रोल फ्यूचर के लिए सेव हो जाएगा। इस टाइप की डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप पढ़ के देखो, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, इट रेफर टू द डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज to meet the need of present generation without compromising the need of future। आज की जनरेशन इस तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल करे कि फ्यूचर की जनरेशन को भी वो चीज़ें देखने को मिले। दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहला इससे क्या होता है, आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ जाती है और इकोनॉमी का जो ग्रोथ लेवल है, वेलफेयर लेवल है, वो बढ़ जाता है। नंबर 2 एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड। अब फ्यूचर जनरेशन को भी एक फ़ायदा मिल जाता है कि उनको भी वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो पहले कभी चला करती थी। रैशनल यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, हमारे एनवायरमेंट का जो रिसोर्सेज का यूज़ है वो हम ढंग से कर पाएंगे। नंबर 4 कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पे हम क्या कर लेंगे? कंट्रोल कर लेंगे। तो ये सारे हमारे फीचर्स हैं सस्टेनेबल एनवायरमेंट के। अब कौन कौन सी स्टेप्स या स्ट्रेटजीज हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? नंबर 1 यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी।
हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नेचर ने हमें दिए, और कोशिश करो कि उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। नंबर 2, इनकरेज द यूज़ ऑफ क्लियर फ्यूल। जैसे आप जानते हो डीजल या पेट्रोल की कारों से पॉल्यूशन बहुत निकलता है, लेकिन अगर यही हम सीएनजी किट लगवा लें तो उसमें पॉल्यूशन नहीं निकलता। तो गवर्नमेंट इनकरेज करती है सीएनजी किट के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों इंडियन कार मैन्युफैक्चरर सीएनजी किट हर कार में लगा के कंपलसरी क्यों नहीं देती। मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आई है। जब हम एनवायरनमेंट को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्शियस हैं तो फिर क्यों नहीं कार कंपनियों के ऊपर एक कंपलसरी बैन लगा देना चाहिए, कंपलसरी प्रोविज़न लगा देना चाहिए कि अब जितनी कारें आएंगी उनमें सीएनजी किट कंपलसरी, पेट्रोल भी हो बट सीएनजी किट भी हो, कि कल को सीएनजी खत्म हो तो पेट्रोल पे तो चल पाए। लेकिन सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट देने से क्या होगा कि ग्राहक कतराएगा कि सीएनजी किट क्यों मैं अलग से लगाऊं, पैसा लगाऊं इतना। तो अगर लगी लगाई मिलेगी तो वो इन्वायरमेंट के बारे में सोचेगा। नंबर 3, सेटिंग मिनी हाइडल प्लांट। कई छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जैसे विंड पावर मिल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक हो गया, एसिडिक इफेक्ट हो गया। इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है इन पर फोकस करना चाहिए जो नेचुरल है, जिनसे कोई रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते। नंबर 4, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस। जैसे मैंने भी आपको बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओल्ड इज़ गोल्ड होती हैं, जिनको अगर हम आज भी फॉलो करें तो बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्शियस होगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। बायो पेस्ट कंट्रोल यूज़ करनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, रिसाइकलिंग द वेस्ट इनटू मैन्योर। जैसे गांव के अंदर क्या होता है कि जो गोबर होता है उसको इकट्ठा किया जाता है खेत में, और उस गोबर को इकट्ठा जब कर लेते हैं एक पहाड़ ऐसा बन जाता है, फिर वो पूरे खेत में बिखेर दिया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डाल के। ऐसे में सॉइल की और फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है और खाद वाद ऐसी अपने आप बन जाती है, उन्हें अलग से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके को अपनाना चाहिए जिससे हम अपने वेस्ट को रिसाइकिल कर लें। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए ताकि फार्मर्स को भी या आम जनता को पता हो कि किस तरह से हम इस्तेमाल करें। अब जैसे अरविंद केजरीवाल की बात करें, उन्होंने ऑड इवन चलाया दिल्ली के अंदर। वो कभी कभी चलता है, ऐसा नहीं हर महीने चलता हो, कभी कभी चलता है जब पोल्यूशन लेवल ज़्यादा हो जाता है। अरविंद केजरीवाल को तो साफ साफ ये कर देना चाहिए कि दिल्ली की कार का रजिस्ट्रेशन ही आपको तब मिलेगा जब आपकी कार में सीएनजी किट होगी। तो ऐसा कर देने से क्या होगा कि भाई सीएनजी से पोल्यूशन फैलता नहीं है, तो बस ऐसे में रोकथाम होगी। पता नहीं क्यों गवर्नमेंट परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकालती, टेम्परेरी निकालती है। ऐसा लगता है अपनी सत्ता के लिए ही वो सारा वोट बैंक पाने के लिए ये सारे ड्रामे किए जाते हैं। आई डोंट नो। इसके बाद लॉन्चिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से लॉन्च होने चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट ना करें। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट योर एनवायरमेंटल एंड डिग्रेडेशन। तो दोस्तों आपको आई होप कि पूरी चीज़ें क्लियर होंगी। अब इस स्लाइड से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और इसके क्या क्या स्टेप्स और स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है। सो गाइज जिस तरह से हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं ना, ठीक इसी तरह से हम अकाउंटेंसी भी पढ़ाते हैं क्लास 12th और क्लास 11th के लिए, जो कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल होती हैं। आप गूगल से जाके हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम इकोनॉमिक्स ईजी है डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर हमसे हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको कंप्लीट क्लासेस मिल जाती है, अनलिमिटेड व्यूज मिल जाते हैं, बैक टू बैक क्लासेस। और अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो उसके लिए एक ग्रुप बनाए हुए जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और हमने क्लास 12 की तीनों बुक्स कवर कराई हुई हैं, जैसे पार्टनरशिप अकाउंट हो गया, कंपनी अकाउंट हो गया, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, ये सारी चीज़ हमने उसमें कवर कराई हुई है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।